नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक़, किस्त नंबर 15। अज़लान को इस वक्त सोफ़िया के सफ़ेद झूठ पर शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर इसे सोफ़िया से ज़्यादा ज़ैनब पर गुस्सा आ रहा था, जिसने बिना सोचे समझे सोफ़िया की कही बात पर यकीन करके इसके किरदार को मशकूक निगाहों से देखा था। आपकी हरकतें तो पहले से ही बचगाना थी, मगर इसके साथ साथ आप इस कदर बददिमाग भी हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे आज हो रहा है। अज़लान ने ज़ैनब को तंज़िया निगाहों से घूरते हुए कहा, जो इस वक्त सर झुकाए आंसुओं समेत रोने में मशगूल नज़र आ रही थी। बहुत शिद्दत से मोहब्बत करती हैं आप मुझसे, यही कहा था ना आपने उस वीडियो में। अज़लान की तंज़िया आवाज़ पर ज़ैनब की भीगी पलकें चंद पलों के लिए झपकना भूल गईं। तो ये है आपकी वो सो कॉल्ड मोहब्बत? एक्चुअली नहीं, शिद्दत वाली मोहब्बत। अज़लान ने इस्तेज़ाइया अंदाज में नफ़ी में सर झटकते हुए एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया था। अज़लान का कहा एक एक लफ्ज़ ज़ैनब की रूह तक को छलनी कर रहा था। इसका तीर बरसाता लहजा सुनकर ज़ैनब तड़पते हुए इसे यकटुक निगाहों से देखने लगी, जो इसके पुरखलूस बेगर्ज मोहब्बत और बेपनाह चाहतों को एक भोंडे मजाक के अलावा कुछ नहीं समझ रहा था। मिस ज़ैनब, आपको मोहब्बत लफ्ज़ के मायने तक का सही से इल्म नहीं, और इस वीडियो में दावे आप ऐसे कर रही थी जैसे इस पूरी दुनिया की मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात में ही समा गई है। अज़लान ज़ैनब की तेज़ी से बिखरती हालत से बेनियाज मुसलसल गुसीले लहजे में ही बोले जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ ज़ैनब के लब तो ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे आपस में सिल कर रह गए हों, और आंखें लबालब पानियों से भरकर डबडबा गई थी। मैंने तो पहले ही मामा और बाबा दोनों से ही कहा था, ये सब इनकी सिर्फ बचकाना सोच और वक्ती पसंदीदगी हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मगर पता नहीं इन्हें आपकी आंखों में ऐसी क्या सच्चाई नज़र आई जो उन्होंने सिरे से ही मेरी बात नहीं मानी। ज़ैनब की इन चंद सेकंड्स की मशकूक निगाहों ने अज़लान के अंदर एक ऐसी आग सुलगा दी थी जिसके शोलों में वो खुद तो जल ही रहा था, मगर अपने साथ साथ वो ज़ैनब के बेआवाज़ रोते हलकान वजूद को भी जलाकर भस्म कर रहा था। अज़लान की इतनी कड़वी कसीली तंज़िया बातों के जवाब में वो ज़ुबान से कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। हर वक्त अज़लान की मोहब्बत का राग लापने वाली लड़की आज अपनी मोहब्बत की दलील भी सही से नहीं दे पा रही थी। मोहब्बत की पहली सीढ़ी उस शख्स पर भरोसा करना होता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं। ज़ैनब को सर झुकाए दबी दबी सिसकियों समेत बेआवाज़ रोते हुए देखकर अज़लान का लहजा तो पहले की निस्बत थोड़ा नरम पड़ गया था, मगर इसकी सख्ती से भींची मुठ्ठियाँ और ऊपर को उभरी नसें इसके अंदर का इज़्तिराब वाज़ेह शो कर रही थी। आप तो मोहब्बत की पहली आजमाइश में ही मुंह के बल गिर चुकी हैं, बाकी सब तो। अज़लान अभी बात कर ही रहा था कि ज़ैनब ने फिर से बोलते हुए इसकी बात को पूरा होने से पहले ही काट दिया। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मुझे तो सोफ़िया ने कहा था कि आप। ज़ैनी ने पुरनम लहजे समेत अपनी बात की वजाहत देना चाही, मगर अज़लान ने सख्त लहजे में फ़ौरन इसकी बात बीच में ही काट दी। डैम इट, सोफ़िया आपसे कुएं में गिरने का कहेगी तो आप बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेंगी? क्या आपके पास इस्तेमाल करने के लिए अपना कोई दिमाग नहीं है? अज़लान ज़ैनी के मुंह से सोफ़िया की रट सुन सुनकर थक चुका था, इसलिए फिर से इसे करीब आकर इसे बाजुओं से थामते हुए सख्त लहजे में गोया होने लग गया। इसकी कुर्बत और सांसों की तपिश से ज़ैनी को अपना चेहरा झुलसता महसूस हुआ, तो वो शर्मिंदगी के मारे फ़ौरन अपनी नज़रें नीचे झुका गई थी। अज़लान की आंखों में बढ़ती सुर्ख लकीरें और इज़्तिराब की डोरें देखकर अब तो इसे भी अंदाज़ा हो गया था कि सोफ़िया ने यह सब इसके और अज़लान के दरमियान गलत फहमी पैदा करने के लिए ही कहा था। आई एम सॉरी। ज़ैनी ने अब अज़हद शर्मिंदगी के मारे बिना सर उठाए इससे नादम लहजे में माजरत की थी, क्योंकि अब इसे खुद के इस बचगाना रवैये पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। डोंट से लाइक दैट। और रही बात शादी के लिए, उसके लिए मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूँगा। इस सब के लिए मुझे आपके किसी मशवरे की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। बात करते हुए अज़लान की आंखें इस वक्त शोले उगल रही थी। लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ आपको, आइंदा मेरे पर्सनल मैटर से हमेशा दूर ही रहिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अज़लान ने इसे अंगी शहादत उठाकर वार्न करने के अंदाज से अपने मामला से दूर रहने का कहा और फिर लंबे लंबे डग भरता फ़ौरन वहाँ से चला गया। ज़ैनी बेजान कदमों से कितनी देर वहीं खड़ी इसे खुद से दूर जाता हुआ देख रही थी, यहाँ तक कि वो इसकी निगाहों से ओझल ना हो गए। इसमें अब हिलने तक की भी सकत ना रही। इसको अपना पूरा वजूद किसी मुट्ठी भर खाक की तरह लग रहा था, जो किसी भी वक्त ज़मीन में मिलकर इसको भी खाकस्तर कर देने वाला था। क्या सच में अज़लान को मेरी मोहब्बत सिर्फ़ एक वक्ती पसंदीदगी लगती है? ज़ैनी के दिल से एक आवाज़ सवाल बनकर उभरी थी। इसके ज़हन के पर्दे पर माजी अक्स बनकर लहराने लगा था, जिसको सोचती हुई वो पास ही मौजूद बेंच पर जाकर शिकस्ता अंदाज में बैठ गई थी। उठ भी जाओ ज़ैनी, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? सारा बेगम ने ज़ैनी को अभी तक गहरी नींद में सोते हुए पाया तो इसके कमरे के पर्दे खिड़कियों से हटाने के साथ साथ इसे बाकायदा आवाज़ देकर मुहातब करने लगी। मामा आज नहीं जाना, आज तो हाफ डे है ना, आज फ्राइडे है,
आज तो फ्राइडे, आज के दिन तो हाफ डे होता है। जैनी ने नींद में डूबी खुमार-आलूद आवाज़ में सारा बेगम को जवाब दिया, जो अब बाकायदा इसके चेहरे से कम्फर्टर उतारने की कोशिश कर रही थी। सैटरडे, आज फ्राइडे नहीं है, सैटरडे है बेटा, जल्दी उठो। परसों तुम कह रही थी हफ्ते के दिन तुम्हारा टेस्ट है, इस दिन लाजमी जाना है। सारा बेगम का सैटरडे का लफ्ज़ सुनते ही जैनी फ़ौरन तकिए से सर उठाकर टेबल पर मौजूद कैलेंडर को अपनी मंदी मंदी आंखें खोले गौर से देखने लगी थी। आज की तारीख पर हफ्ते का दिन लिखा देखकर इसकी आंखें हैरत के मारे कुछ पलों के लिए फटी की फटी रह गई थीं। मामा, ये वली कहाँ है इस वक्त? जैनी ने हाथ में थामे कैलेंडर को वापस टेबल पर रखते हुए संजीदगी से पूर्ण लहजे में पूछा। वो तो अभी भी तक सो रहा है। तुम लोग रात को काफ़ी लेट आए थे ना, इसलिए ना तुम्हारी आँख खुल रही है और ना ही अभी तक वो उठा है। तुम रेडी हो जाओ, मैं तब तक उसे भी उठाती हूँ, फिर वो अपने ऑफिस जाते हुए तुम्हें भी यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देगा। जैनी के चेहरे के यकलक बदलते तासरात सारा बेगम महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि वो इस वक्त जैनी का कम्फर्टर तय करके वापस अलमारी में रख रही थी। सारा बेगम के सरसरी अंदाज में जवाब देने पर जैनी बिना अपना मुंह हाथ धोए फ़ौरन वलीद के कमरे में चली गई। वली, जैनी की आवाज़ धीमी चीख से मुशाबा लग रही थी। तुमने जानबूझकर मुझे कल डिनर की ऑफ़र की थी ना, और साथ में ये भी कहा कि आज थर्सडे है, तुम बोर हो रहे हो, कहीं बाहर घूमने चलते हैं, ये सब तुमने जानबूझकर कहा था ना। जैनी ने कमरे के अंदर आते ही सोफ़े से कुशन उठाकर सीधा वलीद के मुंह पर दे मारा, जो अभी भी अलार्म की आवाज़ पर उठकर इसे ऑफ़ करने के बाद सीधा बैठ ही रहा था कि अपने कमरे में अचानक जैनी की गुस्सीली आवाज़ गूंजने पर वह बमुश्किल खुद को इस अचानक हमले से बचाकर कुशन कैच करते हुए बेसाहता कहका लगाकर हंसने लग गया था, जिस पर जैनी को मज़ीद तप चढ़ चुकी थी। इसका मतलब तुमने सच में जानबूझकर ये सब किया? इसका जानदार कहका सुनकर जैनी को आग लगी थी, जिस पर इसने आगे बढ़ते हुए कमरे में मौजूद सोफ़ों के सारे कुशन एक एक उठाकर इस पर फेंकना शुरू कर दिए, जिनको वह हंसते हुए बाकायदा कैच कर रहा था। तुम्हें मैंने बताया भी था कि आज के दिन अजलान का अवार्ड शो, और तुम्हें रातन इस टाइम ही मुझे गलत दिन का बताकर बाई ले गए और मेरा पूरा अवार्ड शो मिस करवा दिया। जैनी का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। तुम अच्छी तरह जानते थे मैं इतने दिनों से इस दिन का वेट कर रही थी, और तुमने मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया। जैनी अब इसे बाकायदा घूरी से नवाजती, मुसलसल घसीले लहजे में बोलती अपनी सारी भड़ास निकाल रही थी। तो और क्या करता? जब देखो अजलान अजलान अजलान। मेरे कान पक चुके हैं तुम्हारे मुंह से इस अजलान शाह का नाम सुन सुनकर। वली ने जैनी का फेंका हुआ आखिरी कुशन वापस बेड पर फेंकते हुए बेजार लहजे से कहा, इसके सिवा तुम्हें कोई और नाम नहीं आता क्या? वलीद को जैनी के मुंह से बात पे बात अजलान का नाम सुनने पर शदीद कुफ़त होने लगी थी, इसलिए इसने जानबूझकर इसे चिढ़ाने के लिए ये सब ड्रामा रचाया था। इतनी बड़ी शोबिज़ इंडस्ट्री है, इस अजलान में पता नहीं ऐसी क्या बात है जो तुम हर वक्त मेरे सामने उसका नाम ले लेकर हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करती रहती हो। वली ने बिगड़े हुए तासरात समेत अजलान का नाम मुंह बसोड़ने के अंदाज से लिया था, जिस पर जैनी ने अदम बर्दाश्त की हर हद पार करते हुए इसके पास आकर इसके बाजू पर बाकायदा धमूका जड़ दिया। जैनी के इस अचानक वार पर वो कहका लगाकर अपना बाजू सहलाते हुए इसके बाकी हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस वक्त जैनी काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। तुम देखना अब मैं। जैनी अभी से घूरते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में अचानक इन दोनों को सारा बेगम की आवाज़ कमरे के बाहर से सुनाई दी। तुम दोनों अभी तक यहीं खड़े बातें कर रहे हो, रेडी नहीं होना क्या? सारा बेगम ने इन दोनों को कमरे के वस्त में यूं ही खड़े देखा तो जल्दबाजी में कहते हुए फ़ौरन नाश्ता बनाने चलेगी, वरना अगर वो कुछ देर वहाँ रुककर कमरे की अबतर होती हालत पर एक निगाह दौड़ा लेती तो उनकी आंखें यकीनन इस मंज़र पर खुली की खुली रह जाती। सारा बेगम के जाने के बाद जैनी ने अपना रुख मोड़कर वापस देखा तो वली ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए फ़ौरन मौका पाकर चुपके से वॉशरूम में घुस गया। जैनी इसको वहाँ से गायब पाकर गुस्से से पैर पटकने के अंदाज में चलते हुए अपने कमरे में वापस आ गई। मेरा सारा अवार्ड शो मिस करवा दिया। अभी तो इंटरनेट पर भी छोटे छोटे क्लिप्स ही देखने को मिलेंगे। पता नहीं अभी से अवार्ड शो का रिपीट टेलीकास्ट कब चलेगा। जैनी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने के साथ साथ मुँह ही मुँह में मुसलसल बड़बड़ाए जा रही थी। यार जैनी, पिछले 2 दिनों से वो तुम्हारी दोस्त प्रीशे क्यों नहीं आ रही? वलीद ने कार ड्राइव करते हुए अचानक जैनी को मुखातब किया, जो इस वक्त अपना मुंह फुलाए से अक्सर इग्नोर करते हुए विंड स्क्रीन के पार देखने में महव नज़र आ रही थी। सब खैरियत तो है ना? तुम क्यों पूछ रहे हो? जैनी इसके लबों से प्रीशे का नाम सुनकर एक अबरू पर इचकाए बाकायदा घूमते हुए अपना रुख फ़ौरन इसकी तरफ मोड़ चुकी थी। नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। वली इसकी सवालिया निगाहों से सटपटाते हुए गड़बड़ा कर रह गया। इसकी हड़बड़ाहट पर जैनी बेसाता कहका लगाकर हंसती थी, क्योंकि वो अपने जज्बात छुपाने के लिए कंफ्यूज अंदाज में अपने बालों में हाथ फेरने लगा था। वली, तुम ना इसे ज़्यादा टीज़ ना किया करो, वो बेचारी तो पहले ही इतनी डरी सहमी और सी रहती है और ऊपर से तुम्हारी नज़रों से और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। जैनी ने अब थोड़ा हंसते हुए प्रीशे के बारे में बात शुरू कर दी थी, क्योंकि प्रीशे के नाम पर इसका बिगड़ा मूड फ्रेश हो चुका था।
मेरी नज़रों से? वलीद ने अब रोड पर यू टर्न लेते हुए इसे दिलचस्प निगाहों से पूछा। इसे प्रीशे के बारे में बात करना अच्छा लग रहा था, इसलिए जानबूझकर बात को तूल दे दी। तो और क्या, कल मुझे फ़ोन पर कह रही थी यार वो तुम्हारा कज़न जब मेरी तरफ देखता है ना तो मेरी तो डर के मारे सीटी गुम हो जाती है। जैनी ने हंसते हुए प्रीशे की बाबत वलीद को बताई, जिस पर वलीद भी बेसाहता खुद को फलक शिगाफ कहका लगाने से रोक नहीं पाया था। वलीद का दिल बेख्तियारी प्रीशे के नाम पर खुशगवार अंदाज में धड़कने पर मजबूर हो गया था। क्यों, मैं इतना डरावना लगता हूँ ऐसे जो उसकी डर के मारे सीटी गुम हो जाती है? प्रीशे की बात पर वलीद के ज़हन के पर्दे पर उसका मासूम सरापा अक्स बनकर लहराने लगा, जिसको सोचते हुए इसके लबों पर मैनी खेस धीमी मुस्कुराहट रेंग कर रह गई, जिस पर अब की बार इसने काबू पाने की इतना सी भी कोशिश नहीं की थी। इस बेचारी ने डरना ही है तुमसे, और क्या तुम्हें अपनी और इसकी पहली मुलाकात याद नहीं? जैनी ने फ़ौरन वलीद को इसकी और प्रीशे की पहली मुलाकात की निशानदेही करवा दी, जिसे याद करके वो दोनों ताली के अंदाज में एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाते हुए फलक शिगाफ कहका लगाकर हंस दिए थे। इन दोनों के ज़हन के पर्दे पर एक साथ ही वो लम्हा अक्स बनकर लहराने लगा। वो दोनों इस मंजर में कहीं ना कहीं खोकर रह गए थे। वली, अब तुम्हें अच्छे से पता चल गया था कि मैं जीतने वाली हूँ और तुमने इसे उल्टाकर सारी गेम खराब कर दी। जैनी अभी तक गैर यकीन अंदाज से टेबल पर मौजूद बिखरी चेस की टोकन्स को ही साकत निगाहों से देखे जा रही थी। कोई भी नहीं जीत रहा था मैडम, ये गेम खेलते खेलते मैं बोर हो गया था, बस इसीलिए ख़राब कर दी। वलीद ने साफ मुकरते हुए बोरियत का बहाना कर दिया। हालांकि वो अच्छे से जानता था कुछ ही देर में वो जैनी से बुरी तरह हारने वाला, इसलिए इसने जानबूझकर गेम को पलटते हुए इसे ख़राब कर दिया था। इतनी देर से हम खेल रहे थे, जब मैं जीत के करीब ही थी और तुमने फ़ौरन ही गेम ख़राब कर दी। जैनी ने अपनी आदत के ऐन मुताबिक गुस्से में आते हुए टीवी लाउंज के सोफे से उठते हुए कुशन उठाकर वलीद की तरफ फेंक दिया, मगर निशाना चूक जाने की वजह से टेबल पर मौजूद सारी चीज़ें अपने डिब्बे समेत नीचे गिरकर पूरे लाउंज में बिखर गईं। आह! वलीद ने सारी चीज़ें नीचे गिरते देखकर लाउंज के दरवाजे से बाहर जाती ज़ैनब को ज़ोर से कुशन दे मारा, लेकिन वो सीधा जैनी को लगने की बजाय अंदर आती प्रीशे के सर पर जा लगा था। इस अचानक अफ्ताब पर वो कुछ नज़र न आने के बायस खुद को संभाल न सकी और नीचे ज़मीन पर गिरती चली गई, क्योंकि जैनी वलीद का इरादा भांपते हुए फ़ौरन एक साइड पर झुक गई। लेकिन इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रीशे ऐन इसी वक्त लाउंज के दरवाजे में से अंदर दाखिल हो रही है। आई एम सॉरी, आप ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता था आप। वलीद ने अचानक गैर मानूस निस्वानी चीखनुमा आवाज़ सुनी तो फ़ौरन तेज़ कदमों से चलते हुए प्रीशे के पास आकर तफक्कुरमेज़ लहजे से पूछा, जो इस वक्त अपना दुपट्टा घबराहटनुमा अंदाज में फिर से सेट करके ज़मीन से उठने की कोशिश कर रही थी। वलीद, तुमने प्रीशे को इतनी ज़ोर से मारा कि वो बेचारी नीचे ही गिर गई। जैनी ने वलीद को मसनूई गुस्से से घूरते हुए ज़ोर से चपत लगाई और साथ ही साथ अपना हाथ बढ़ाते हुए प्रीशे को भी ज़मीन से उठने में मदद दी। मैं तो तुम्हें मार रहा था, मुझे नहीं पता था ये मोहतरमा सामने आ जाएंगी, ये तो एक कुशन लगने से ही ज़मीन बोस हो गई। वली ने अब बाकायदा प्रीशे को एक नज़र सरतापा देखते हुए धीमी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा, जो इस वक्त नर्वसनेस का शिकार होती बार बार अपना दुपट्टा सेट कर रही थी। वलीद की बात सुनकर प्रीशे की आंखों में फ़ौरन नमी दर आई। इसे लगा वो जानबूझकर इसके गिरने का मजाक उड़ा रहा है। वो इसे पूनम शिकवा किना निगाहों से देखते हुए बिना कुछ कहे उल्टे कदमों फ़ौरन ही वहाँ से चली गई थी। प्रीशे यार बात तो सुनो। जैनी भी वलीद को एक सख्त घूरी से नवाज कर इसे अपने हाथ से पीछे करते हुए प्रीशे को आवाज़ें देती फ़ौरन इसके पीछे चली गई, क्योंकि वो जैनी के बार बार इसरार करने पर ही आज अपने जामन भाई से स्पेशली इजाज़त लेकर कंबाइंड स्टडी के लिए इसके घर आई थी, वरना वो बचपन से लेकर आज तक अपनी किसी दोस्त के घर नहीं गई थी और यहाँ पहली बार आने पर ही इसका मजाक बन गया था। वलीद इसकी भीगी पूनम निगाहों के सार में खुद को जकड़ता हुआ महसूस करके न जाने कितनी देर वहीं का वहीं बुत बना खड़ा रह गया। चलो आओ, मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ दूँ। वली कार को लॉक करने के बाद सरसरी अंदाज में कहता कीज़ अपने हाथ में घुमाते हुए इसके साथ साथ चलने लगा, जिस पर जैनी के बढ़ते कदमों को फ़ौरन ब्रेक लग गई थी। हरगिज़ नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। जैनी ने फ़ौरन अपना बैग दूसरे कंधे पर लटकाते हुए संजीदगी से भरपूर लहजे में कहा। क्यों? इसके साफ इनकार पर वलीद अपनी हैरत पर काबू न रख पाया। आज वलीद साहब, तुम्हें इस बात की सज़ा मिलेगी जो तुमने मेरे साथ किया ना, मैं हरगिज़ नहीं भूलने वाली, इसलिए तुम यहाँ से सीधा ऑफिस ही जाओ। आज तुम्हें प्रीशे किसी सूरत में यहाँ नहीं दिखेगी। मैंने इसे सुबह ही मैसेज कर दिया था कि आज मैं इसे सीधा लाइब्रेरी में ही मिलूँगी। जैनी ने मज़ा लेते हुए फ़ौरन अपना बदला उतार लिया, जिस पर वलीद हौनकपन का भरपूर मुजाहरा करते हुए बिना पलके झपकाए से ही हकदक निगाहों से देखे जा रहा था। जैनी को वलीद के आसार देखकर अच्छे से अंदाज़ा हो चुका था कि हर रोज़ ड्राइवर की घर पर मौजूदगी के बावजूद वलीद ने इसे ड्रॉप करने की जिम्मेदारी अपने सर क्यों ले रखी है। हर रोज़ वो यहाँ आकर प्रीशे को एक नज़र देखता और फिर थोड़ी देर इनके पास रुककर वहाँ से चला जाता था, मगर आज जैनी ने जानबूझकर अवार्ड शो मिस करवाने का अपना बदला उतारते हुए इसे खूब मज़ा चकाया था।
जैनी काफ़ी देर पहले इन दोनों के दिली जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी थी, मगर इसने वलीद या प्रीशे इन दोनों के सामने पहले कभी इस बात का तज़किरा नहीं किया था। प्रीशे भले ही वलीद के सामने हमेशा चुप ही साधे रखती थी, लेकिन फिर भी जैनी इसकी निगाहों में वली के लिए पसंदीदगी अच्छे से देख चुकी थी। और वैसे भी अमूमन देखा गया ज़माने की थोड़ी बहुत समझ-बूझ रखने वाली लड़कियां ना तो मोहब्बत करने में जल्दी करती हैं और ना ही इसका इजहार करने में, और वली इसके तो हर एक अंदाज से प्रीशे के लिए वाज़िया मोहब्बत झलकती थी। यार जैनी, तुम ना हद से ज़्यादा बदतमीज़ और बदतहज़ीब लड़की हो। और वली ने अब मुँह बसोरते हुए इसको कोसना शुरू ही किया था, जिस पर जैनी इसे मुँह चढ़ाने के बाद कहका लगाकर हंसती हुई फ़ौरन वहाँ से चली गई। जैनी को यूनिवर्सिटी का गेट क्रॉस करते देख वली आहिस्तगी से मुस्कुराकर नफ़ी में सर झटकता हुआ अपने ऑफिस चला गया था। और फिर जैनी हंसते हुए लाइब्रेरी में आ गई, जहाँ प्रीशे पहले से ही खड़ी इसका वेट कर रही थी, क्योंकि आज इनका एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट था। ये आज के दिन मैडम टेस्ट रखकर सारे वीकेंड का मज़ा ही ख़राब कर देती हैं। इतवार का सारा दिन तो बस सोते हुए गुजर जाता। जैनी ने यूनिवर्सिटी के लॉन में मौजूद लकड़ी के सिंगल बेंच पर बैठते हुए अपना बैग तकरीबन पटकने के अंदाज से रखा। वो दोनों इस वक्त एक घने दरख्त के साए तले बेंच पर आरामदा अंदाज से बैठ गई, क्योंकि आज के तमाम पीरियड्स मुकम्मल हो चुके थे। जामन भाई प्रीशे को अपने ऑफिस के लंच ब्रेक में ही यूनिवर्सिटी से घर ड्रॉप किया करते थे। इनके आने में अभी थोड़ा टाइम था, इसलिए जैनी अपने ड्राइवर को वहीं वेट करने का कहकर प्रीशे के साथ ही बैठ गई, ताकि वो अकेली यहाँ बैठकर बोर ना हो जाए। जैनी ने प्रीशे को कई बार खुद घर ड्रॉप करने की ऑफ़र की थी, मगर जामन भाई की खुददार तबीयत की वजह से प्रीशे हमेशा टाल मटोल से ही काम लिया करती थी। सही कह रहे हो, मैंने भी हर फ्राइडे को कपड़े धोने होते हैं और फिर सर्दी की रात देर तक टेस्ट याद करना पड़ता है। प्रीशे ने भी गहरा सांस फिज़ा में खर्च करते हुए अपना मदा बयान किया। कल तुमने देखा फिर अपना अवार्ड शो? प्रीशे ने अचानक याद आने पर जैनी से सरसरी अंदाज में पूछा, क्योंकि जैनी ने प्रीशे को काफ़ी दिन पहले से ही बता रखा था कि इसे अजलान के अवार्ड शो का शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है। नहीं देख सकी ना, मेरा मूड सुबह इसी वजह से ही तो ख़राब था। जैनी के चेहरे के तासरात अजलान के अवार्ड शो मिस होने का याद करके फिर से बिगड़ कर रह गए थे। लेकिन तुम तो काफ़ी दिनों से इस शो का वेट कर रही थी, फिर क्यों नहीं देखा तुमने? प्रीशे को शदीद हैरत हो रही थी, क्योंकि वो जैनी को अच्छे से जानती थी कि वो दुनिया की कोई भी चीज़ मिस कर सकती है, मगर अजलान का शो किसी सूरत मिस नहीं कर सकती, चाहे इसके लिए इसे कुछ भी करना पड़े, किसी भी सूरत हाल से दो चार होना पड़े। यार, ये वली बदतमीज़ जानबूझकर मुझे घुमाने के लिए कल रात डिनर के लिए बाहर ले गया। कह रहा था मैं बोर हो रहा हूँ सैटरडे। मुझे आज पता चला कि इसने कल रात मुझे कहा कि आज थर्सडे, अंश भी ऑफिस के काम की वजह से बिजी है, तुम ही मुझे कहीं बाइक घुमाने ले जाओ, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। जैनी ने बाकायदा मुंह फुलाते हुए वलीद की कई सारी बातें प्रीशे के गोश गुजार कर दी थी। अच्छा, इसका मतलब इन्हें पहले से ही पता होगा अजलान के अवार्ड शो में आने का। जैनी की पूरी बात सुनने के बाद प्रीशे को वलीद की इस हरकत पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अपनी ही बातों में मसरूफ़ इन दोनों में से किसी एक ने भी महसूस ना किया कि कोई लड़का अचानक आगे बढ़ते बढ़ते अपने कदमों को ब्रेक लगाकर दरख्त की ओर में छुपकर इनकी सारी बातें इन्हमाक से सुनने लग गया था। मैंने इसे बताया था, तुम्हें पता तो है मैं अपनी हर बात इससे शेयर करती हूँ। प्रीशे इन दोनों की एक दूसरे से अटैचमेंट बखूबी आगाह थी, क्योंकि जैनी की हर बात वलीद से शुरू होकर वलीद पर ही ख़त्म होती थी, भले ही वो किसी भी मूड में हो। पर मुझे नहीं पता था इसको बताने की वजह से मैं मेरे अजलान के अवार्ड शो मिस कर दूँगी। जैनी यासियत से भरपूर लहजे में गोया हुई। दरहकीकत इसे अजलान के अवार्ड शो मिस हो जाने का पर शदीद दुख हो रहा था। अच्छा, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, आज घर जाकर इंटरनेट पर देख लेना। प्रीशे ने इसकी फ़िक्र कम करना चाही थी। यार, इंटरनेट पर थोड़े थोड़े क्लिप्स दिए होते हैं और तुम्हें नहीं पता, ये शो अजलान होस्ट करने वाला था और इन अवार्ड शो में इसकी एक सोलो परफॉर्मेंस भी थी, जो मैंने सारी की सारी मिस कर दी। जैनी ने इसे चंद एक जुमलों में सारी डिटेल बताई, क्योंकि प्रीशे को टीवी देखने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था, इसलिए इसे इस बारे में ज़्यादा मालूमात भी नहीं थी। क्या पता थोड़े दिन बाद चैनल वाले खुद ही पूरा शो रिपीट टेलीकास्ट में लगा दें। प्रीशे ने एक और आस दिलाई। ये तो पक्का नहीं पता कब लगाएंगे। अभी मैं सुबह ही रास्ते में आते हुए एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें बताया गया था कि अजलान को 4 से 5 अवार्ड्स मिले और हर एक अवार्ड मिलने पर उन्होंने कुछ ना कुछ बात की होगी। ये सब देखते हुए कितना मज़ा आना था मुझे। इस वली के बच्चे ने सारा का सारा मज़ा ख़राब करके रख दिया। प्रीशे जैनी की अजलान के लिए इतनी दरख्तगी देखकर बेसाख्ता कहका लगाकर हंसती थी। यार जैनी, वो एक्टर रज़लान शाह तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है क्या? प्रीशे इसे दिलचस्प निगाहों से देखते हुए अपना रुख बाकायदा इसकी तरफ मोड़ चुकी थी। उफ़ यार प्रीशे, अजलान शाह मुझे कितने पसंद है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम हंसने लग जाओगी। अजलान शाह का नाम सुनते ही जैनी का चेहरा गुलाब के खूबसूरत फूल की मान खिल उठा था।
सुबह उठते ही मुझे ये फ़िक्र सता रही होती है अज़लान ने आज कोई नई पोस्ट शेयर की है या नहीं। और जब कभी मैं स्टडी के बाद फ्री होती हूँ मैं अज़लान के बारे में गूगल पर मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ती रहती हूँ, इनके इंटरव्यूज़ देखती रहती हूँ, वो आजकल क्या कर रहे हैं, कि इस वक्त इनकी कौन सी फ़िल्म की शूटिंग चल रही है, किस किस के साथ फ़िल्म साइन कर रहे हैं, हर चीज़ मेरे इल्म में होती है। ज़ैनी बिना ब्रेक के मुसलसल बोलते चले जा रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था अज़लान की बात के दौरान वो हद से ज़्यादा पुरजोश होते हुए सांस तक लेना भूल चुकी है। अरे अरे ज़ैनी रुको तो, सांस तो ले लो। ज़ैनी को फर बोलते देखकर प्रीशे को हंसते हुए खुद ही इसे टोकना पड़ा, जिस पर ज़ैनी गहरा सांस फिजा में खारिज करते हुए कुछ ही सेकंड के तवक्कुफ के बाद फिर से शुरू हो चुकी थी। सबसे अहम बात तो मैंने तुम्हें अभी तक बताई नहीं प्रीशे। तकरीबन हर रोज़ रात को अज़लान मेरे ख्वाब में आकर मुझसे ढेरों बातें करता है। मैं इसकी सारी बातें बिना कुछ कहे खामोशी से सुनती रहती हूँ। ज़ैनी की खूबसूरत दिलकशी से भरपूर चमकदार आंखें इस वक्त रोशनियों से मुनव्वर लग रही थी, क्योंकि अज़लान के बारे में बात करना इसका फेवरेट हॉबी था। इसके लिए चाहे वो कितने घंटों एक ही बात करती रहे, वो कभी भी बोरियत का शिकार नहीं होती थी। हाँ यार ज़ैनी, तुम भी ना पूरी की पूरी पागल हो। अब इतना भी क्या सोचना है एक एक्टर के बारे में, अब वो तुम्हें हर रोज़ ख्वाब में मिलकर बातें करता है। प्रीशे ज़ैनी के अज़लान के बारे में इतनी दीवानगी देखकर हंसते हुए इसके बाजू पर चपत लगाने के साथ साथ नफ़ी में भी सर झटकने लग गई थी। यार मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आता। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ अज़लान के तो सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों फैंस हैं, इन्हें तो मेरे बारे में पता भी नहीं होगा कि एक लड़की इनके लिए कितनी पागल हो चुकी है, हर वक्त बस इन्हीं के बारे में सोचती रहती है। मगर यार मैं क्या करूँ भी तो क्या। कभी कभी मैं अपनी फीलिंग्स के सामने खुद को बड़ा बेबस सा महसूस करती हूँ। अगर मैं उनके बारे में कुछ भी सोचूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है वो फ़ौरन मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। इन्हें देखकर मेरा दिल अजीब लय में धड़कना शुरू हो जाता है और मेरे होंठों पर बिना किसी बात के गहरी मुस्कान आ जाती है। ज़ैनी अपने पागलपन पर आखिर में खुद भी हंसे बिना रह ना सकी। इतना ज़्यादा चाहती हो तुम मुझे? प्रीशे ने ज़ैनी की आंखों में अज़लान के लिए वाज़ह मोहब्बत झलकती देखते हुए सवालिया निगाहों से पूछा था। पता नहीं यार, एक अजीब सी डोर है जो मुझे इनसे हमेशा बांधे रखती है। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे मैं इन्हें कई बरसों से जानती हूँ। ज़ैनी का लहजा अब कुछ खोया खोया सा लग रहा था। एक अजीब सा रिश्ता जुड़ गया मेरा अज़लान के साथ, जिसका कोई नाम भी नहीं है। इनके आज के सारे पीरियड्स ख़त्म हो चुके थे, इसलिए ज़ैनी बेख्तियार ही आज अपने दिल की सारी बातें प्रीशे के साथ शेयर करने में लगी थी, ये जाने बिना कि कोई लड़का अपने चेहरे पर खबासत से भरी मुस्कुराहट सजाए कब से इनकी ये सारी बातें पूरी तवज्जो से सुन रहा है। कहीं तुम्हें इस अज़लान से मोहब्बत तो नहीं होगी ना? प्रीशे ने हंसते हुए गैर संजीदा अंदाज में एक नया चुटकुला छोड़ा था। हाँ यार, कभी कभी मुझे भी लगता है मैं बहुत शिद्दत से अज़लान को चाहती हूँ, इससे मोहब्बत करती हूँ। तुम देखना प्रीशे, मैं इतनी शिद्दत से मोहब्बत करूँगी कि एक ना एक दिन ज़रूर इन्हें मेरी मोहब्बत की कशिश महसूस होगी और वह मेरी तरफ किसी कच्ची डोर की मान खींचे चले आएंगे। ज़ैनी इर्द गिर्द से बेनियाज अपनी धुन में लगी अपनी मोहब्बत की शिद्दत का एतराफ़ प्रीशे के सामने कर रही थी, जिसे प्रीशे अपने गालों पर हाथ रखे बगौर सुन रही थी। कुछ देर बाद ज़ैनी पूरा हसरत निगाहों से अपने सामने खड़े अज़लान को देख रही थी, जिसे सिर्फ इसकी निगाहें महसूस कर रही थी। पता नहीं ज़ैनी अज़लान के बारे में और भी न जाने कितनी बातें कर रही थी, जिसको सुनने के बाद प्रीशे को हंसते हुए से खुद ही रोकना पड़ा था। हाँ ज़ैनी, तुम भी ना, चलो अब यहाँ से जामन भाई भी आ चुके हैं। प्रीशे ने इसे टोकते हुए अपनी किताबें उठाकर इसे भी अपने साथ उठाया था। मुस्तकबिल में ऐसा कभी हो सकता है भला? हर वक्त ख्वाबों की दुनिया में रहती हो। प्रीशे ने यह कहकर इसे हकीकत की दुनिया में लाना चाहा, क्योंकि वो ज़ैनी के तवस्सुत से ही जानती थी कि अज़लान इस शोबिज़ इंडस्ट्री का तो क्या, पूरी दुनिया की शोबिज़ इंडस्ट्री में सबसे फेमस और पॉपुलर स्टार है, जिसकी एक झलक पाने के लिए एक दुनिया दीवानगी की हदों को छू जाती है। वो एक सच्ची और मुखलिस दोस्त होने के नाते हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वो एक ऐसे ख्वाब के पीछे भागे जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। प्रीशे नहीं चाहती थी कि ज़ैनी एक ऐसे इंसान को चाहे जो मुस्तकबिल करीब में तो क्या बईद में भी इसका जीवन साथी कभी ना बन सकता। वो इसको किसी गैर शफाफ आईने में नज़र आते किसी धुंधले अक्स के पीछे नहीं भागने दे सकती थी। प्रीशे की बात सुनकर ज़ैनी भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो गई थी, मगर वो क्या करती। वो बार बार खुद को अज़लान की मोहब्बत के पीछे मज़ीद ख्वार होने से रोका करती थी, मगर जवाबन इसका दिल अजीब बगावत पर उतरकर इसके दिल से निकलती किसी आवाज़ की एक भी नहीं सुनता था। प्रीशे ने ज़ैनी को हनूज़ सोचों में गुम पाकर आगे बढ़ते हुए इससे कल के लेक्चर के अहम नुकात पूछ लिए, जिस पर ज़ैनी अपना सर नफ़ी में झटक कर खुद को अज़लान की सोचों से आज़ाद करते हुए इसको एक अहम पॉइंट रसान से समझाने लगी। और फिर वो दोनों बातें करते हुए वहाँ से निकल गईं। वो हरगिज़ नहीं जानती थी आज की ये गैर संजीदा अंदाज में कही गई बातें इन दोनों की ज़िंदगियों को किस मोड़ पर ले आएंगी। अनकरीब इनकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आने वाला है। फ़िलहाल वो दोनों इस बात से ही अक्सर अनजान थी। इन दोनों के वहाँ से जाने के बाद अचानक दरख्त की ओट में से एक साये ने अपने मोबाइल का कैमरा क्लिक करके ऑफ़ कर दिया और फिर हाथों में मौजूद ऑफ मोबाइल को एक नज़र देखते हुए
इसके चेहरे पर खबासत से भरी जहरीली मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली और फिर वो फातिहाना चाल चलते हुए मसरूर कुन अंदाज में आगे बढ़ गया।